विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि विविधा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम लेकर आते हैं अपने संग्रहालय की अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपके लिए। इत्तेफाक की बात है कि 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 और 25 दिसंबर ये सारी वो तिथियां हैं जो फिल्म संगीत से जुड़े कुछ अनमोल कलाकारों से जुड़ी हुई हैं और ये सारी तारीखें बिल्कुल करीब हैं। इसलिए आज के विविधा कार्यक्रम में हम इन तिथियों से जुड़े सभी कलाकारों को याद कर रहे हैं। 22 दिसंबर जाने माने संगीतकार वसंत देसाई की याद का दिन। 23 दिसंबर जानी मानी गायिका मलिका तरन्नुम नूरजहां की याद का दिन। 24 दिसंबर मोहम्मद रफी की याद का दिन, उनका जन्मदिन। 25 दिसंबर नौशाद साहब का जन्मदिन। जरा सोचिए कि एक ही हफ्ते में कितने सुरीले लोग या तो इस दुनिया में आए या उन्होंने इस हफ्ते को चुना इस फानी दुनिया को अलविदा कहने के लिए। गायकी है हुस्न फन तेरा रफी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है, तेरे शाहकारों ने समझाया है हमें, जिंदगानी प्यार का एक साज है और मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। मोहम्मद रफी साहब के बारे में ये अशार नौशाद ने कहे थे। आपको बता दें, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में हुआ था। ये जगह आज के अमृतसर के पास है। मोहम्मद रफी के बारे में संगीतकार रविंद्र जैन कहते हैं, पेशानी पे शम्स, आंखों में तारों की जिया थी, वो कैसे बुझा जिसे जमाने की दुआ थी। नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी के बारे में ये भी कहा है कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों के तेरी आवाज है। महबूब फनकार मोहम्मद रफी को याद कर रही हैं उनकी शिष्या और जानी मानी गायिका उषा टिमोथी। रफी साहब से मैंने 20 साल तक उनका साथ रहा मेरा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। रफी साहब से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताइए ना हमें। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम केरल गए थे शो के लिए और वहाँ से लौटते वक्त एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके बाई कार, हमको क्योंकि वहाँ से निकलना था तो रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे। तो खाना बनने तक के ऑर्डर तो कर दिया, खाना आने तक जी म्यूजिशियंस ने कहा कि उषा ऐसा करते हम लोग टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलते हैं। और अंताक्षरी खेलते हुए तो हमने रफी साहब को नहीं ज्वाइन किया था उसमें। रफी साहब को मतलब उनका वो दरवाजा ही नहीं था कि वो हमारे साथ खेले, पर म्यूजिशियंस ने कहा कि तुमको सारे गाने याद है इसलिए हम कोई भी गाएंगे, मतलब 5-6 म्यूजिशियंस को, और तुमको जवाब देना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब इतने में हुआ क्या कि मैं एक वर्ड पर आकर अटक गई, तो तुरंत रफी साहब ने गाना शुरू कर दिया। वाह वाह। इतनी प्यारी आवाज में उन्होंने गाया कि बिना साज के भी पूरे रेस्टोरेंट में उनकी वो आवाज गूंज उठी। और उन्होंने गाया था, क्योंकि ज शब्द आया था तो उन्होंने गाया था, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। क्या बात। आज तक मेरे रोए खड़े हो जाते जब भी मैं उस गाने को सुनती हूँ। जी जी जी, क्या बात है। एक और गाना मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी मेरा और रफी साहब का गाया हुआ गीत है, जो मेरी जिंदगी का पहला गाना है। फिल्म हिमालय की गोद में कल्याण जी आनंदी भाई ने मुझे ये मौका दिया था रफी साहब के साथ गाने का। हाँ। और मुझसे कहा था कि देखो भाई सामने शेर है। और सच में रफी साहब के साथ में 8 साल की एज से प्रोग्राम्स करती थी, लेकिन उस दिन डर गई क्योंकि जब उस समय मैं 13 साल की थी और मेरा ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और साहब से मैंने आशीर्वाद लिया और मैंने गाना शुरू किया। और जब घबराने लगी तो साहब ने कहा कि उषा रुको रुको, देखो मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा और कहा एकदम मजबूती से गाओ, यहाँ पर हम सिर्फ प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, ऐसा मत सोचो मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। क्या बात है, वाह। तो ये उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से रहा और हम लोगों ने फिर गाना शुरू किया। फिर रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा कि चांद निकला।
तरह से ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ और साहब ने मुझे बहुत आशीष दी। तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर कितना बुरा। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर कितना। होए 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 होए। एक बार हम लोग एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे, बेंगलोर एयरपोर्ट पर जी। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर खड़े हुए थे तो सामने से एक बहुत कोई हैंडसम सा लड़का आ रहा था, मेरा वहाँ ध्यान नहीं था। तो साहब ने मुझे कहा कि उषा जल्दी देखो कितना हैंडसम लड़का सामने से आ रहा है, जरूर हीरो बन सकता है ये, अगर ये ट्राई करे तो हीरो बन सकता है। तो मैंने पलट कर देखा तो मैंने कहा साहब वो तो हीरो है। तो अच्छा कौन? तो मैंने कहा आप आजकल फिल्म नहीं देखते ना, क्योंकि 1965 के बाद रफी साहब बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, तो उनको सिर्फ पुराने हीरो भी पता थे, नए वाले कोई मालूम नहीं थे। तो मैंने कहा उनका नाम नवीन निश्चल है और सावन भादो फिल्म में हंसते जख्म में आपने तुम जो मिल गए हो, ये गाना उन्हीं के लिए प्लेबैक किया है। दूर हमसे देखो खफा न हो, से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं आसमां मिल गया कि जहां। उषा टिमोथी ने रफी साहब को याद किया। ये हमारे संग्रहालय की एक अनमोल रिकॉर्डिंग थी, जहां 24 दिसंबर को रफी साहब का जन्मदिन होता है, वहीं 25 दिसंबर क्रिसमस यानी बड़ा दिन, और इस बड़े दिन को और भी मानी खेज बना देता है नौशाद साहब का जन्मदिन। नौशाद साहब 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में पैदा हुए थे। लखनऊ यानी शायरी, अदब, तहजीब और मौसीकी की सरजमी। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने लखनऊ से मुंबई तक का सफर तय किया, उसके बाद जद्दोजहद की और अपनी जिंदगी में सुर घोल दिए। नौशाद ने जहां एक तरफ मोहम्मद रफी से गवाया, वहीं सहगल, सुरैया, सुरेंद्र, नूरजहां जैसे अलग अलग गायक गायिकाओं को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। सन 1944 में फिल्म रतन के जरिए नौशाद साहब की कामयाबी का सफर शुरू हुआ था। नौशाद साहब की बहुत सारी अनमोल रिकॉर्डिंग्स विविध भारती के संग्रहालय में मौजूद हैं, और मैं उन खुशनसीब लोगों में शामिल हूं जिन्हें नौशाद साहब से मिलने और उनसे बातें करने का मौका मिला था। नौशाद साहब की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, उनकी जिंदगी के कुछ किस्से आपके लिए। फिर एक इश्तिहार मैंने पढ़ा कि खेतवाड़ी में ऑफिस है, ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है, और उसमें म्यूजिशियनों की ज़रूरत है। एक फिल्म कंपनी बन रही है न्यू पिक्चर के नाम से। तो महंत साहब एक थे बनारस के, वो उसके मैनेजर थे, तो उनको सब एप्लीकेशन देते थे। महंत साहब हाँ बैठिए। म्यूजिक जो दे रहे थे उस्ताद झंडे खां साहब। तो उस्ताद झंडे खां साहब का थिएटर की दुनिया से मैं नाम सुनता आ रहा था कि थिएटर में उस ज़माने में जो स्टेज प्ले होते थे उसमें सब क्लासिकल म्यूज़िक का इस्तेमाल होता था। बंदिशें सब ख्याल की और अस्थाई अंतरे और ठुमरी, तो सब वहाँ अंदर ट्रायल, सब लोग जो ट्रायल देने आए हैं म्यूजिशियन बहुत अच्छा सुना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तो इसमें कोई जगह ही नहीं हो सकती, मैं तो कुछ भी नहीं हुई। इतना अच्छा लोग
सुना रहे हैं उस्ताद झंडे खान साहब को, मैं क्या सुनाऊंगा। तो जब मेरा नंबर आने लगा तो मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, तो ऊपर से महंत साहब ने आवाज दी, अरे अरे इधर आइए। वो जबरदस्ती ले गए ऊपर और मुझे वो रूम में ढकेल दिया उन्होंने। उस्ताद झंडे खान साहब बैठे, सुनाओ कुछ। मैंने कहा उस्ताद मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना अच्छा अच्छा लोगों ने सुनाया, उनके आगे मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं आपको क्या सुनाऊंगा हुजूर। पियानो रखा था उन्होंने कहा, तो उल्टा सीधा मैंने कहा आपके हुक्म की तामील की, चला गया। उसके बाद लेटर आया फाइनल में कि मुझे सिलेक्ट किया। वहाँ साहब 40 रुपए महीने पर नौकरी मिली। झंडे खान साहब से मुलाकात रोज होती थी और हम उनको घर से ले जाते थे। वो कादर मेंशन में दादर पर रहते थे, वो बिल्डिंग आज भी है। तो साहब न्यू पिक्चर में गाने उन्होंने कुछ बनाए, बड़े अच्छे अच्छे गाने। एक गाना जो था वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता था, लड़की लंदन से आई है और वो पियानो पर बैठ के गाना गा रही है। तो उस्ताद वो गाना बना के लाए, कभी राग दीपक में, कभी राग बिहाग में, कभी दरबारी में। और रफीक साहब कहें उस्ताद वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता है, लड़की ऐसा है लंदन से आई। अब वो कहे उस्ताद के अरे मॉडर्न क्या होता है वहाँ मैंने तो कह रहे नहीं कुछ थोड़ा आप ये जो बनाते हैं ये तो बहुत आप भारी चीजें बना रहे हैं, उसको बहुत हल्की फुल्की। अच्छा वो सिचुएशन रोज डिस्कस होती थी, अब उन्होंने 50 ट्यून बना डाले। फिर एक रोज खान साहब बैठे हुए हैं, सब चले गए म्यूजिशियन, हम खान साहब के साथ बैठे हुए म्यूजिक रूम में। हमने कहा खान साहब ये बहुत घटिया चीज चाहते हैं, आपसे वो नहीं हो सकती है, अगर आप हुक्म दें। तो मैंने कुछ सोचा है कि ये क्या चाहता है। तो प्रोफेसर वाकिफ साहब थे जो लिखते थे गीत गाने उसमें, तो उनका था कि क्यों ऐ दिले दीवाना है अक्ल से बेगाना, आंखें न खुली अब तक दुनिया को न पहचाना। मैं पियानो पर बैठा, मैंने कहा देखिए इसका इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा और फिर ये गाना यूँ शुरू होगा, ये इसकी एक हारमोनी होगी। अब खासा मुझे देख रहे, ये इसके कॉर्ड होंगे। अरे खासा चलो चलो और रिजवी को बुलाओ। मैं गया, मैंने कहा रिजवी साहब को बुलाए। रिजवी साहब आए, कह रहे रिजवी साहब सुनो ऐसा तो नहीं चाहता तुम्हारा साहब, बेटा जरा सुना। तो मैंने ओ ऐसे ही ये चाहता है। हाँ साहब ये क्या नहीं सुनाया आपने पहले, अच्छा बुलाओ अपने साहब को। उस साहब को बुलाया गया रशियन को। तो रिजवी साहब ने एक्सप्लेन किया कि लिसन दिस टाइप यू वांट दिस मॉडर्न टाइप, बेटा जरा सुना और वो इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है। तो मैंने कहा ये हारमोनी ये सब वैसे ही। तो अरे वो खुश हुआ, दैट इज द थिंग आई वांट दिस थिंग। तो अब खान साहब बोलते हैं कि रिजवी साहब अपने साहब को बोलो ये मैंने नहीं बनाया, ये बच्चे ने बनाया। उस वक्त ये चलन था कि जो काम कर रहा है उसी को गवाना है और गाना इस टाइप का बनाओ उनके गले के हिसाब से कि जो वो गा सके। खैर 3 महीने में वो पिक्चर के गाने पूरे हो गए। हम लोग तीसरे महीने चुकता, फिर दादर पर हमारा सबका साथ छूटा। गुलाम मोहम्मद बम्बई में रहते तो उधर चले गए, हम दादरी पर ठहर गए जहाँ पर दुकान पर हम रहते थे। तो वहाँ एक मनोहर कपूर साहब थे जो उसमें हीरो थे और वो अच्छे गायक भी थे। कुछ दिन वो भटकते रहे हम इधर उधर। दुकान उसकी जो थी वो किसी और ने ले ली। तो साहब परेल पर वहाँ 10 रुपए महीने पे खोली ली और वो उसमें न पंखा न बिजली कुछ नहीं थी। एक पतली सी अगासी, गर्मी में वहाँ बिस्तर लगा के लेट जाते थे। वो चाल का बड़ा खास जिक्र है हमारी इस बायोग्राफी में। फिर हमको मनोहर कपूर साहब मिले दादर पर। अरे भाई कहाँ हो तुम? मैंने कहा साहब यहीं हूँ। कहने मुझे एक पिक्चर में म्यूजिक देने का चांस मिला, रंजीत में पंजाबी ज़बान में पिक्चर बन रही, मिर्ज़ा साहिबा उसका नाम है, तो तुम आओ मेरे साथ काम करो, तुम ऑर्केस्ट्रा वगैरह अच्छा यार बना लेते हो, आ जाओ। तो मैं रंजीत में पहुंचा, रंजीत में मुझे चांस मिला। तो वहाँ साहब DN मधोक साहब थे, गीतकार, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर भी थे, बड़े ही आला इंसान। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तो मधोक साहब वो पिक्चर डायरेक्ट भी कर रहे थे, कहानी भी उन्हीं की थी। तो कपूर साहब के साथ वो गाना बनाए, मैं उसका कुछ म्यूजिक अरेंज करूं। तो मधोक साहब मुझे लाइक करने लगे, कहने लड़का स्मार्ट है। ख़त्म हो गई पिक्चर मिर्ज़ा साहिबा, मगर उसका एक वाक़या जो है वो काबिल ज़िक्र है। उस वक्त रिकॉर्डिंग डायरेक्ट होती थी, मतलब कोई प्लेबैक सिस्टम था नहीं कि आर्टिस्ट गा रहा उसके पीछे कैमरे से छुपा के म्यूजिशियन बिठाए जाते थे। तो घोड़े बंधे हुए हैं अस्तबल में, रात का वक्त है और वो अपनी महबूबा के इंतज़ार में गाना गा रहा है और सब
म्यूजिशियन कैमरे से छुपा के बिठाए गए हैं। रिकॉर्डिस्ट दूर होता था, वहां से टॉक बैक से वो बात करता था, थोड़ा वो पीछे जाओ, वो तबला थोड़ा और आगे लाओ, हारमोनियम थोड़ा और पीछे लाओ, हाँ अभी ठीक है, वो उधर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अभी बजाओ, हाँ बराबर है। गाना शुरू हुआ, एक तबले की थाप के ऊपर गौसा पहलवान तबला बजा रहे हैं और जोश में एक थाप मारी, उन्होंने घोड़ा भड़क गया जो घोड़े बंधे हुए थे, और घोड़े ने रस्सी तोड़ा के भागना शुरू किया और चीखो पुकार हो रही है। घोड़े वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए स्टूडियो के दरवाजे बंद हो जाते थे ना, सब म्यूजिशियन बेचारे छुपे हुए अपनी जान बचाए हुए लटका हुआ, कोई इधर कोई उधर। और उसके बाद जब घोड़ा काबू में आया, साइलेंट हुआ, उधर से रिकॉर्डिस्ट बेल बजाता है, ओके ओके। अरे उन्होंने कहा गाना हुआ किधर, ओके। वो समझा सब इफेक्ट था इस गाने में। वो आउटडोर में वो कपड़े धो रही हीरोइन पवई लेक पर गए, और अब डायरेक्टर जाके पहले देखता था म्यूजिशियनों को कहाँ बिठाना। अच्छा तुम ऐसा करो, किलांडर बजाने वाले तुम ये पेड़ पर चढ़ जाओ, वो शाख पे बैठ जाना। अच्छा तुम ऐसा करो, ये वायलिन लेके ये इस शाख के ऊपर बैठ जाओ। तो कह रहे हैं साहब कैसे वो हिल रहा है, कैसे बजाएंगे? नहीं हम बांधे देते हैं तुमको। इस तरह से हम बजा रहे, वो ऑर्गन को ले गए थे, तो एक पेड़ के पीछे हमको छुपाया गया। तो साहब अब पैर से इधर हवा दें तो यूं हो जाए, इधर से हवा, तो 2 आदमी उसके नीचे लिटाए गए, पीठ दिए हुए बैलेंस किए लेटे। अच्छा अब वो गाना शुरू हुआ। अब हीरोइन कह रही कि साहब हमें तबला नहीं मिल रहा, ताल नहीं मिल रही, तबला आगे लाइए। तो कह रहे तबला कैसे आगे लाएं, कैमरे में आ जाएगा, कैमरे में कैसे हम तबला ला सकते हैं? तो बोले फिर ताल नहीं मिल रही, हम गाएं कैसे? फिर अच्छा ठहरो सोचने दो। तो उन्होंने कहा ये पेड़ के शाखे काटो, कटवाई गई शाखें। हाँ कौन सा, इधर आओ पहलवान जो तबला बजाते हैं, उनके पीठ में शाखें बांधी गई सब, और तालाब के आगे गड्ढा खोदा गया, वहाँ उनको बिठाया गया, और तबला आ गया पीठ इधर कैमरे की तरफ। कह रहे जरा बजाओ, बजा रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी तो लगेगा झाड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है। तो इस तरह से उनकी पीठ में शाखें बांधी गई और बजा। तो ये हुजूर तमाशा होता था कि जब आउटडोर होता था तो म्यूजिशियन अपने घर से विदाई लेके जाते थे कि भाई दुआ करना, आउटडोर जा रहे हैं, खैरियत से वापस आए, पता नहीं किस पेड़ पर लटकाए जाए, कहाँ किस मुसीबत में जान पड़े। तो पैसे उस वक्त जो मिलते थे बड़े हलाल के मिलते थे, मेहनत के मिलते थे पैसे। नौशाद साहब के जरिए नूरजहां याद आ गईं। दरअसल नूरजहां ने नौशाद के लिए कई फिल्मों में गाया। 21 सितंबर 1926 को कसूर पंजाब में नूरजहां पैदा हुई थी। 5 बरस की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। सन 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी के जरिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय और गाना शुरू किया, और 1942 में प्राण के साथ वो हीरोइन बनकर रुपहले पर्दे पर नजर आई फिल्म खानदान में। ये फिल्म कामयाब हुई तो नूरजहां शौकत हुसैन रिजवी के साथ मुंबई आ गईं, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी के हमसफर भी बने और फिल्मी दुनिया के जाने माने निर्देशक भी बने। नूरजहां की अनमोल फिल्में हैं बड़ी मां, जीनत, गांव की गोरी, अनमोल घड़ी और जुगनू वगैरह। और जब वो गाती हैं आवाज दे कहां है, या मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, या जब वो गाती हैं जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, तो उनकी सोंधी आवाज मन में बस जाती है। सन 1947 में बड़ा ही दिलचस्प मौका आया जब बिल्कुल नए नवेले गायक मोहम्मद रफी को उस जमाने की कामयाब गायिका मैडम नूरजहां के साथ गाने का मौका मिला। ये रफी का पहला बड़ा डुएट गाना था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई केस है, एक झलक सुन लेते हैं। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या
देखा मोहब्बत में भी धोखा है। तनवीर नकवी के बोल थे, फिरोज निजामी की धुन थी। जुगनू फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी का पहला बड़ा कामयाब 2 गाना था। हम एक तरफ इस प्रोग्राम में जहां मोहम्मद रफी को याद कर रहे हैं, वहीं नूर जहां को याद कर रहे हैं। नौशाद साहब ने क्या कहा था उनके बारे में जरा सुनिए। नूर जहां ने मेरे गानों में नूर भर दिया, वो गाने अमर हो गए और वो हमेशा जिस शो में भी गाती थी तो आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, या मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, या वो फिर जवां है मोहब्बत हंसी है ज़बाना, फिर वो क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, ये गाने वो ज़रूर गाती थी। इब्तिदा करती थी हर शो में, वो जो भी स्टेज शो होता था उसमें इब्तिदा होती थी आवाज़ दे कहाँ है। हम लोग संगीत प्रेमी जो उनसे दिली लगाव रखते थे, यकीनन अब इधर उधर भटकते फिरेंगे यही कहते हुए कि आवाज़ दे कहाँ है, साज में आवाज़ भर के चल दिया, मेरे नगमों में उतर के चल दिया, ले गया वो दिल की सारी आबोताब, आई ना बेअक्स करके चल दिया। मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। विविधा कार्यक्रम का आज का ये सफर बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि हम मोहम्मद रफी, नौशाद और मलिका-ए-तरन्नुम नूर जहां से होते हुए जा पहुंचे हैं कोंकण में, सावंतवाड़ी कोंकण, जहां 9 जून 1912 को जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पैदा हुए थे और जिंदगी का सफर उन्हें पुणे और मुंबई ले आया। प्रभात फिल्म कंपनी में उन्होंने बतौर संगीतकार काम किया और आगे चलकर एक अलबेले संगीतकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक अकेले ऐसे संगीतकार जिनकी 2 रचनाएं स्कूलों में प्रार्थना के रूप में आज भी गाई जाती हैं। 2 आंखें 12 हाथ की प्रार्थना है ये। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और गुड्डी की प्रार्थना है ये। हमको मन की शक्ति देना, मन भी दे करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। ये दोनों गीत स्कूलों में प्रार्थना के रूप में बाकायदा स्थापित हो चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब वसंत देसाई को लगा कि समाज को कुछ देना चाहिए। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में जाकर वो बच्चों से समवेत गान गवाया करते थे और इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र के अनगिनत छात्रों में संगीत के संस्कार पैदा किए थे। 2 आंखें 12 हाथ, गुड्डी, अमर भोपाली, श्यामची आई, गूंज उठी शहनाई जैसी बेमिसाल फिल्मों के संगीतकार वसंत देसाई ने 22 दिसंबर 1975 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था।
वसंत देसाई को याद कर रहे हैं उनकी बेटी और फिल्मकार विकास देसाई। वसंत जी टूर पे गए थे, पेरियार गेम सेंचुरी में ठहरे हुए थे, रात का समय था और उस जमाने में 60s 50s की बात कर रहा हूँ, बहुत कहा गया था कि यहाँ जानवर आते हैं रात को और ये वगैरह वगैरह। तो रात को नींद लग रही थी, इतने में आवाज आने लगी, ठप फुस। तो वो जागे, क्या है ये, कौन आ रहा है? और फिर झांक के देखा खिड़की से, तो खिड़की बज रही थी ठक, हवा से ठक, और बाहर एक पेड़ था, उसकी जो डालियां थी वो हवा के साथ खस खस एक दूसरे पे रब हो रही थी। तो सोचा, रे इसमें संगीत है, इसमें रिदम है। ये बात रही उनके दिल में। और कुछ दिनों बाद 2 आंखें 12 हाथ बंद रही थी, तो इसमें से एक गाना आ गया जो उन्होंने शांताराम जी से कहा कि इसमें से एक गाना बन सकता है, और वो गाना बना। हमेशा मुझे कहा करते थे, कॉम्बिनेशन, डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक अलग आनंद है, मजा है, एक बहार है। और ये शांताराम जी और वसंत जी के कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएगा। एज ए फिल्म मेकर मुझे ये बात ज्यादा महसूस होती है ये कॉम्बिनेशन की, कि एक छोटा सा किस्सा है कि 2 आंखें 12 हाथ बनी थी, उसका बैकग्राउंड करना था। तो बैकग्राउंड के पहले शांताराम जी ने और वसंत जी ने फिल्म देखी, तो कैसी रही फिल्म वगैरह। तो वसंत जी ने कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ी लंबी है। तो शांताराम बोले, तुझे कुछ समझ में नहीं आती फिल्म, चल। और दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग होनी थी, जब डब्बे आ गए, तो शांताराम जी ऐसे पासिंग में बोले, तूने जो कल कहा था ना देसाई, 10-15 मिनट कम किए हैं मैंने, देख ले। तो ये कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट, फेथ, एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे कि ये मेरा आदमी है, ये जानता है, ये जो ट्रस्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ अलग ही चीज है। उसी फिल्म का एक गाना देखिए, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो ये बात और भी आपको दिलचस्प लगेगी कि ये किसकी आइडिया है, कंपोजर की कि डायरेक्टर की। खिलौने वाली जा रही है, उसका बाद टक 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 अटक जाता है, तब रिदम स्टॉप होता है, वो घाघरा उठा के रखती है, फिर रिदम शुरू होता है। किसकी आइडिया है? कंपोजर ने सोचा पहले या डायरेक्टर ने सोचा पहले? कॉम्बिनेशन। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। तीरंदाज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। डाइनिंग टेबल पे हमेशा हमारी बैठक होती थी। वसंत जी, मैं खाना हो गया, हाथ अभी तक धोए नहीं है, खाना सूखा है हाथ पे, और उस जमाने में मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में था। तो एज यूजुअल बोलने लगा कि क्या वो काउंटडाउन शो में देखिए आपका गाना चोटी पे नहीं आया, वो दूसरा गाना देखिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते चोटी पे है। हंसे, बहुत ही खूबसूरत हंसे और बोले कि हाँ देखो, वो जो गाना चोटी पे है वो तुम 3-4 महीने और गाओगे और भूल जाओगे, लेकिन मेरा गाना जो 12 नंबर पे बज रहा है वो 2-3 हफ्ते 12 नंबर पे बजेगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद 30-40 सालों के बाद भी तुम वो गाना याद करोगे, वो गाना गाओगे। क्यों? और इसमें उनकी फिलॉसफी, उनका एक एटीट्यूड आता है, इसलिए कि मैं गाना बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाता, इसलिए कि मैं गाना काउंटडाउन शो के लिए नहीं बनाता, मैं गाना बनाता हूँ फिल्म के सिचुएशन के लिए, फिल्म के मूड के लिए, फिल्म के कैरेक्टर के लिए, फिल्म के इमोशन के लिए, जैसे डायरेक्टर और मैंने डिस्कस किया है। इसलिए मेरा गाना तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा बनेगा, इफ आई एम करेक्ट। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा
एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। समय का चक्र लगातार चलता रहता है और समय के इस चक्र के घूमने के साथ जहां कुछ नए लोग जुड़ते हैं, वहीं कुछ पुराने लोग बिछड़ भी जाते हैं। साल 2019 के बीतते बीतते 17 दिसंबर की शाम हमने खो दिया रंगमंच और सिनेमा के जाने माने कलाकार डॉक्टर श्री राम लागू को। 92 साल की उम्र में पुणे में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर श्री राम लागू एक प्रसिद्ध ENT सर्जन थे, यानी नाक कान और गला के डॉक्टर थे, और उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह के रंगमंच और फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था। वो पहले मराठी रंगमंच पर सक्रिय हुए, उसके बाद मराठी सिनेमा, और उसके बाद वो आ गए हिंदी सिनेमा की तरफ। 50 बरस लंबी पारी उन्होंने खेली। इस दौरान विविध भारती के स्टूडियो में एक बार वो आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों को संबोधित किया था और कही थी ये बात। श्री राम लागू का नमस्ते। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये डॉक्टर का एक्टर कैसे बन गया। बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई ठीक तरह से, लेकिन हकीकत ये है साहब कि जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, उसी साल मैंने स्टेज पर एक्टिंग भी करना शुरू किया। वैसे तो बचपन से मुझे ड्रामा देखने का, फिल्म देखने का बहुत ही शौक था, लेकिन स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। स्टेज पर काम करने को जी तो बहुत चाहता था, लेकिन बहुत डर लगता था। मैट्रिक पास किया, प्री मेडिकल के 2 साल कॉलेज में काटे, फिर भी स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, और न जाने कैसे जिस साल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, उसी साल कॉलेज के नाटक में एक रोल किया। उसकी बेहद तारीफ भी हुई और मैं अचानक एक्टर बन गया। आपको सुनवाई एक अनमोल रिकॉर्डिंग, उसके संपादित अंश। और अब विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के दिसंबर महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय बदल रहा है फिल्में देखने का तरीका। साल 2021 के फिल्म परिदृश्य पर हमारा विशेष फीचर कोरोना काल का शिकार रहा ये साल। और यादों के झरोखों से इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात फिल्मी दुनिया की 2 सुप्रसिद्ध हस्तियों से। 25 दिसंबर को होती है संगीतकार नौशाद की जयंती। उनकी आवाज विविध भारती के खजाने में महफूज है। आप हजरात जो सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम के, ये मेरी आवाज के, उनको मैं आदाब और सलाम पेश करता हूँ। नौशाद साहब की यादें तो हम बांटेंगे ही, साथ में एक बातचीत जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल से, क्योंकि 14 दिसंबर को इस महीने में होता है उनका जन्मदिन। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। तो सबसे पहले संपादकीय बदल रहा है फिल्में देखने का तरीका। स्पेन के जाने माने फिल्मकार पेड्रो एल्मोदोवार ऑस्कर विजेता हैं। सिनेमा के बारे में उनका एक कथन आज के जमाने में बड़ा मानीखेज बन गया है। उनका कहना है कि सिनेमा आपके जीवन की खाली जगहों और उसके अकेलेपन को भरता है। कोरोना की महामारी के भय और संत्रास से भरे इस समय में उनकी ये बातें कई परतों वाली बन गई हैं।
उनकी ये बात सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखने के बारे में थी। पर कोरोना काल में लंबे समय तक सिनेमा घर बंद रहे और जब खुले भी हैं तो दर्शकों में एक तरह की हिचक और डर हावी है। उनके कदम बेहिचक टॉकीजों की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। फिल्में देखने के लिए जाना अब एक उत्सव नहीं रह गया है। याद कीजिए सिंगल थिएटर वाला वो समय जब फिल्में देखने की योजना बनते ही घर के सदस्य उत्साह और उमंग से भर जाते थे। शाम की प्रतीक्षा की जाती थी। कोरोना के इस समय में जब टॉकीजें बंद हुईं तो एक नई खिड़की खुल गई। ये थी ओटीटी प्लेटफॉर्म की खिड़की। ओटीटी यानी ओवर द टॉप, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर के आराम में अपनी फुर्सत के समय में नई से नई फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कोरोना के समय से पहले भारत में मौजूद नहीं था, पर लॉकडाउन के दिनों में जब लोग लंबे समय तक अपने घरों में कैद हो गए तो मनोरंजन के इस साधन ने लोगों को बहुत सहारा दिया। खाली समय में लोगों ने अकेले या परिवार सहित नई पुरानी फिल्में और वेब सीरीज बहुत देखी। पर यहां सवाल ये उठता है कि क्या सिनेमा का असली मजा घर पर है या फिर सिनेमा का जो असली वैभव है, उसका जो तिलस्म या जादू है, उसे सिनेमा घर के बड़े पर्दे और थिएटर के माहौल में ही महसूस किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि थिएटर की बजाय घर के सुकून और अपनी फुर्सत के मुताबिक फिल्में देखने आनंद कुछ और होता है। हम एक लाडली बेटी की शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाती है, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। दरअसल ऐतिहासिक रूप से देखें तो सिनेमा देखना एक सामूहिक गतिविधि रही है। थिएटर में ढेर सारे लोगों के बीच रुपहले पर्दे पर सिनेमा देखने में सामूहिक प्रतिक्रिया, स्क्रीन के आकार, थिएटर के अंधेरे और माहौल और आपके बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाने का अपना महत्व था। फिल्मों का असर भी तब अलग तरह का होता था। वो आपके मानस को गहराई से प्रभावित कर रही थीं। आज ओटीटी पर देखे जाने वाले सिनेमा से बहुधा लोग उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक ही सिटिंग में शुरू से आखिर तक फिल्में नहीं देखी जा रही होती हैं। कभी आपके भीतर धीरज नहीं होता तो कभी अनेक वजहों से आप अपनी सुविधा से फिल्म कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, दूसरे काम निपटा सकते हैं और फिर दोबारा फिल्म देखना जारी रख सकते हैं। जाहिर है कि सिनेमा देखने की अनुभूति की जो गहनता थी उस पर इसका गहरा असर पड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है एक साथ इतने सारे विकल्पों की मौजूदगी। ओटीटी के ढेर सारे प्लेटफॉर्म आने के बाद रिमोट के एक क्लिक पर आपके सामने इतने विकल्प आ जाते हैं कि आपका सिर चकरा जाता है। ऐसे में कई बार किसी फिल्म का चुनाव करने में ही बड़ा समय लग जाता है। दर्शक की मनःस्थिति भी ये होती है कि थोड़ी देर अमुक फिल्म आजमाते हैं, ठीक न लगे तो छोड़ देंगे। स्थिति ये है कि घर पर किसी फिल्म को थिएटर की तरह पूरा देखने की मजबूरी नहीं है। अच्छी न लगने पर आप दूसरी फिल्म चुन सकते हैं। एक और बड़ा कारक रहा है सिनेमा घरों में टिकटों के बढ़ते दाम। मल्टीप्लेक्स आने के बाद एक नई तरह की उपभोक्तावादी सिनेमा संस्कृति सामने आई है, जहां एक से बढ़कर एक लकदक सिनेमा घर, उनका अपना वैभव और सुविधाएं रच दी गई हैं और इसके बाकायदा दाम भी वसूले जा रहे हैं। ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार महीने में कई बार सिनेमा घर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह के मामले में ओटीटी एक वरदान बन गया है। ये एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरा है। पर
फिल्म का असली आनंद तो थिएटर में जाकर ही महसूस किया जा सकता है। बड़ा पर्दा, तस्वीर की गुणवत्ता, डॉल्बी डिजिटल साउंड, पॉपकॉर्न और फिर सिनेमा घर का माहौल, सब मिलकर ऐसा तिलिस्म रचते हैं कि आप खुद को फिल्म का एक हिस्सा बना लें। आप फिल्म में खो जाएं, उसे जीवंत रूप से महसूस कर पाएं। अमेरिका के प्रसिद्ध फिल्मकार स्टीफन सोडरबर्ग की यह बात मायने रखती है कि सिनेमा का ताल्लुक फॉर्मेट से नहीं है, बल्कि वेन्यू यानी उस जगह से है जहां आप फिल्म देख रहे हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपके लिए सिनेमा का असली आनंद घर पर है या सिनेमा घर में। क्या ओटीटी पर सिनेमा देखना आपके लिए उतना ही उत्सव जैसा है जैसा सिनेमा घर में जाकर देखना? ये था संपादकीय बदल रहा है सिनेमा देखने का तरीका। और अब साल 2021 के फिल्म परिदृश्य पर हमारा विशेष फीचर, कोरोना काल का शिकार रहा ये साल। चित्र भारती के इस अंक के संपादकीय में हमने ये सवाल उठाया कि सिनेमा का असली आनंद कहां है, थिएटर में या घर पर। साल 2021 के आखिरी कुछ महीनों को छोड़ दें तो इस बरस प्रदर्शित फिल्मों के सामने ये विकल्प कम ही रहा है। इस साल ज्यादातर फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं और कितने लोगों ने उन्हें ऑनलाइन देखा, इसी के आधार पर तय किया गया कि कौन सी फिल्म कितनी कामयाब या लोकप्रिय रही है। पर मोटे तौर पर कोरोना काल का शिकार रहा है साल 2021। हर साल की तरह 2021 में भी बड़ा ही विविधरंगी सिनेमा आया है, जहां एक तरफ कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जो अपने विषयों, कहानी और ट्रीटमेंट में समांतर सिनेमा के करीब कही जा सकती हैं। वहीं इस साल ठेठ पेशेवर सिनेमा भी आता रहा। जानी मानी अभिनेत्री सीमा पाहवा ने राम प्रसाद की 13वीं के साथ इस साल निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन इसी तरह के विषय पर उमेश बिष्ट लेकर आए सान्या मेहरोत्रा के अभिनय वाली फिल्म पगलेट। सान्या मेहरोत्रा इस साल एक और फिल्म में नजर आई जिसका नाम था मीनाक्षी सुंदरेश्वर। ये फिल्म अपने सुकूनदेह कथानक के लिए सराही गई। जाने माने निर्देशक सतीश कौशिक इस बरस लेकर आए एक यथार्थवादी फिल्म जिसके अभिनेता थे पंकज त्रिपाठी। ये फिल्म थी कागज। भैया क्या हो गया भैया? बैठो तुम। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने इस बरस निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और एक फिल्म बनाई त्रिभंग। ये फिल्म 3 अलग अलग पीढ़ी की महिलाओं के आपसी रिश्तों के ताने बाने पर आधारित थी। लक्ष्मण उतेकर इस साल सरोगेसी जैसे बिल्कुल अलग विषय वाली फिल्म लेकर आए मिमी। कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी के अभिनय वाली इस फिल्म ने ओटीटी पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लक्ष्मण उतेकर इससे पहले कार्तिक आर्यन को लेकर लुका छिपी जैसी फिल्म बना चुके हैं। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। इस बरस खेलों के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण फिल्में आईं। अमोल गुप्ते के निर्देशन वाली फिल्म साइना जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक है। इस फिल्म में परिणति चोपड़ा ने साइना नेहवाल की भूमिका निभाई। इस साल एक और स्पोर्ट्स फिल्म आई स्केटर गर्ल। इसकी निर्देशिका थी मंजरी माखीजानी। दूसरी तरफ तापसी पन्नू के अभिनय वाली रश्मि रॉकेट एक धाविका की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है।
खेलों के कुछ खास नियमों से उसके जूझने की गाथा है। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। इसी तरह राकेश ओम प्रकाश मेहरा फरहान अख्तर के अभिनय वाली अपनी फिल्म तूफान लेकर आए, जो एक मुक्केबाज की कहानी है। को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे, हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला कहां। इस साल के खत्म होते होते खेलों के विषय पर 2 और बड़ी फिल्में प्रदर्शित होने जा रही हैं। कबीर खान के निर्देशन वाली चर्चित फिल्म 83, जिसे जाने माने क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक कहा जा रहा है। इसके अलावा शाहिद कपूर के निर्देशन वाली फिल्म जर्सी भी साल खत्म होते होते दर्शकों के सामने आने की संभावना है। जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार इस बरस 2 फिल्मों में नजर आए, बेल बॉटम और सूर्यवंशी एक मल्टी स्टारर फिल्म है। कोरोना काल में जब भारत में सिनेमा घर शुरू हुए तो ये फिल्म दिवाली रिलीज बनी, जिसने दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। साल खत्म होते ही अक्षय कुमार की एक और फिल्म प्रदर्शित होने वाली है। आनंद एल राय के निर्देशन वाली इस फिल्म की हीरोइन है सारा अली खान और इस फिल्म का नाम है अतरंगी। जाने माने अभिनेता सलमान खान की इस बरस 2 फिल्में आईं। प्रभु देवा के निर्देशन वाली फिल्म राधे OTT पर आई, जबकि महेश मांजरेकर के निर्देशन वाली फिल्म अंतिम सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। तेरे सिवा पाना है क्या, मुझे और खोना है क्या, तुम हो तो अब जीना मेरा कैसे होगा यहाँ, ऐसा हो तो अब जाने जाना मैं तो जाऊँ कहाँ। मैं तेरा होने लगा है कदम, तेरे इश्क का हुआ करम। इस साल की चर्चित फिल्मों में शामिल है विष्णुवर्धन के निर्देशन में बनी परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म शेर शाह। इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शुजीत सरकार इस बरस लेकर आए फिल्म सरदार ऊधम सिंह। आजादी की लड़ाई के महान योद्धा सरदार ऊधम सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म में ऊधम सिंह का किरदार निभाया विकी कौशल ने। अमिताभ बच्चन इस बरस फिल्म चेहरे में नजर आए। आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी साल के आखिर में आने की संभावना है। इसके निर्देशक हैं केदारनाथ और काय पोछे जैसी फिल्में बनाने वाले अभिषेक कपूर। कले कले ये हंजू आदि धारा जो चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार तार तार, छड़ गया तू प्यार नू मैं छड़ दिया सिंगार नू, बाजो तेरे हाँ जीवी नू जिंदड़ी दा मैं पर क्या करूं। मैं रहने को तैयार अब कले कले, तू दस तेरा हाल एक बार माही।
इस बरस शाहरुख खान और आमिर खान की कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई। जॉन अब्राहम इस साल अपनी फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल लेकर आए, सत्यमेव जयते 2। इसके निर्देशक थे मिलाप जवेरी। दिल की राहत तू, धड़कनों की मन्नत तू, उसका दरिया हूँ मैं और मेरा साहिल तू। अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका OTT पर प्रदर्शित हुई, पर इस फिल्म की चर्चा जरूर हुई। अभिनेत्री कंगना राणावत इस साल फिल्म थलाइवी में नजर आईं। अभिनेत्री विद्या बालन नजर आईं फिल्म शेरनी में, जबकि सैफ अली खान और रानी मुखर्जी फिल्म बंटी और बबली के सीक्वल में नजर आए। ये फिल्म साल 2005 में आई शाद अली की फिल्म बंटी और बबली का दूसरा भाग है। ओरिजिनल बंटी और बबली के गाने तो आपको आज भी याद ही होंगे। ये था हमारा विशेष फीचर, साल 2021 के फिल्म परिदृश्य का आकलन। कोरोना काल का शिकार रहा ये साल। यादों के झरोखों से चित्र भारती की इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म उद्योग की 2 सुप्रसिद्ध हस्तियों से। 25 दिसंबर को होती है संगीतकार नौशाद की जयंती। उनकी आवाज विविध भारती के खजाने से आपके लिए। आप हजरात जो सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम के, ये मेरी आवाज के, उनको मैं आदाब और सलाम पेश करता हूँ। याद है अब तक वो बचपन का जमाना याद है, याद है अब तक वो बचपन का जमाना याद है, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानी मैं 10 बरस का था तकरीबन। उस वक्त से ये म्यूजिक का, संगीत का, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। अब यहाँ पर आके वो बात हकीकत बन जाती है कि बुजुर्गों ने कहा कि ये खुदादाद चीज़ होती है। ये सीखने से या सिखाने से या घर में इसका चलन हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़ एक ज़बान में कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज़। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। मुग़ल आज़म तो बहुत पहले से बन रहा था, उसके 10 साल गुजर गए थे बनते बनते। शाहपुर जी के साथ कुछ ना इत्तेफाकी हो जाती थी, वो फाइनेंस बंद कर देते थे, तो 2 महीने 3 महीने अब काम ही नहीं हो रहा, सब बैठे हैं। फिर वो शुरू हुआ 10 रोज का काम हुआ, फिर बंद हो गया, इस तरह से होता था, तो इसलिए उसमें वक्त लगा। लेकिन उस वक्त फिल्मिस्तान ने उससे इंस्पायर होकर अनारकली बना डाली और रिलीज भी कर दी। तो मैंने आसिफ साहब को कहा कि फंसे में अभी तक पिक्चर पूरी नहीं हुई, देखिए अनारकली वही सब्जेक्ट है, और उन लोगों ने बना के रिलीज भी कर दी। और उसका वो गाना मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, ज़माना समझा कि हम पी के आए, और दरबार में अनारकली गाती है, वो बहुत अच्छा लोगों में पॉपुलर हुआ, पसंद किया। तो वो सिचुएशन आप बदल दीजिए, वो हूबहू आपकी पिक्चर में भी वही सिचुएशन है। तो आसिफ साहब बोले कि भाई वो सिचुएशन तो मैं नहीं बदल सकता, वो ही रहेगी। मैं उस इस्माइल लगाने वाला हूँ जो कभी किसी ने नहीं लगाया ऐसा सेट, उसमें ये गाना होगा, तो मैं तो निकल जाऊंगा उस चमक धमक रोशनी में। इम्तिहान आपका है, सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन नहीं बदलूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, बेहतर है। हमारे घर पर उसी सोच में शकील साहब को बुलाया, पड़ोस में रहते थे। मैंने कहा भाई ऐसी सी बात है और मैं ये चैलेंज कबूल करके आया हूँ। तो शकील साहब कहते ठीक है चलिए बैठते हैं। ऊपर रूम में शाम के 6 बज रहे थे, हम लोग बैठे, कमरा बंद किया,
अब वो लिख रहे हैं, मैं कुछ ट्यून कर रहा यार कुछ और, नहीं यार कुछ और। अब वो कितने लिख डाले, वो यही जो है जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं, नहीं यार कुछ और। अरे कितने कागज ही कागज बिखरे हैं, न चाय न पानी न दाना न खाना, कुछ नहीं, लगे हुए हैं। ज़हन में एक पूर्वी भाषा का टुकड़ा आया। मैंने कहा शकील साहब इस मौजू पर अगर चलें, प्रेम किया का चोरी करी। मैंने कहा ये पूर्वी भाषा का एक गीत है पुराना। कहने अच्छा आइडिया है। मैंने चलिए इसकी बहर बनाते हैं। वो भी सोचते रहे, मैं भी सोचता रहा, वो बना प्यार किया तो डरना क्या। फिर आखिर में आके फंसे। मैंने कहा कि आसिफ साहब ने कहा कि शहंशाह अकबर को अनारकली कुछ इस तरह से कहे आखिर में कि वो प्लेइंग कार्ड ताश का बादशाह बन जाए, लेकिन तहजीब के दायरे में। अब उस पर फंसे रहे। फिर वो मिसरा बना, आज कहेंगे दिल का फसाना। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदे से पर्दा करना क्या। हम लोग जब वो बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो गाना पूरा हुआ। नौशाद साहब की आवाज विविध भारती के खजाने से। 14 दिसंबर को होता है जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल का जन्मदिन। उनसे विविध भारती में एक लंबा इंटरव्यू लिया गया था। यहाँ श्याम बेनेगल अपने सिनेमा की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। अंकुर देखे फर्स्ट फीचर फिल्म, पहली फीचर फिल्म थी। वैसे तो मैंने फिल्में बनाना शुरू किया था काफ़ी पहले से। जब से बम्बई आया मैं, तब से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाता था और कॉपीराइटर भी था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। उसके बाद तो मैंने काफ़ी एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाया, वही तो सीखा फिल्म बनाना। और फिर उसके बाद एक 8 या 10 डॉक्यूमेंट्रीज बनाए थे बीच में। लेकिन फीचर फिल्म का प्रॉब्लम यह था कि जब भी मैं ये फीचर स्क्रिप्ट लेके प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में घूमता रहा, कोई 12 साल लग गया मुझे। एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने हाँ कहा, लेकिन 12 साल बाद हर प्रोड्यूसर के पास मैं गया बम्बई में। उस ज़माने में उन्होंने समझा कि ये सब्जेक्ट से कोई अच्छी फिल्म बन नहीं सकती, और उन्होंने समझा कि ये सब मतलब जो कहानी मैं बोल रहा हूँ बहुत ही गलत है, इमोरल कहानियाँ वगैरह वगैरह। मुझे फाइनली जो प्रोड्यूसर मिले वो तो बिल्कुल करीब के थे, क्योंकि वो हमारे एडवर्टाइजिंग फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। उन्होंने प्रोड्यूस किया और फिर जब पिक्चर बनी तो लकीली पिक्चर तो एक तरफ से तो लोगों को पसंद भी आई, तो मार्केट में भी ठीक अच्छी चली और उसके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे हुए और उसके अवार्ड भी काफ़ी मिले। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का दिसंबर महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हर्षवर्धन गवई। तो अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मुस्कुराते रहें। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। आप सुन रहे हैं विविध